कॉलेज के मरकज़ी गेट पे जब मैं अपनी चमकती हुई गाड़ी से उतरी तो पूरा रास्ता जैसे खुद ब खुद मेरे लिए खुलता चला गया। मेरे हाथ में महंगा ब्रांडेड हैंड बैग था और मेरी चाल में वो नखुवत थी जो सिर्फ बेपनाह दौलत और खूबसूरती से जन्म लेती है। मेरे इर्द गिर्द के लोग, खा वो मेरे हम जमात हों या जूनियर्स, सभी की नज़रें मुझ पर जमी थीं और मैं उस तवज्जो की मुकम्मल आती थी। कॉलेज की ये फ़िज़ा और यहाँ की रौनकें सब मेरी मर्ज़ी के ताबे लगती थीं, लेकिन मेरे ज़हन के किसी गोशे में बाबा की वो तंबीह गूंज रही थी, जिसने मेरी बेफ़िक्री को ख़त्म कर दिया था। बाबा ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर इस बार रिज़ल्ट बेहतर ना हुआ, तो अमेरिका का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। मेरे लिए अमेरिका जाना सिर्फ तालीम के हसूल का नाम नहीं, बल्कि एक आज़ाद ज़िंदगी का दूसरा नाम था। मैं इस छोटे से शहर की फरसूदा सोच और बंदिशों से दूर निकल जाना चाहती थी, जहाँ कदम कदम पे मेरी निगरानी होती थी। मगर मेरी सबसे बड़ी रुकावट मेरा पढ़ाई में दिल ना लगना था। मैं क्लास में बैठती तो ज़रूर थी, लेकिन मेरा दिमाग किताबों के बजाय सिर्फ अय्याशी और फैशन के ख़यालात में गुम रहता था। इस बार का रिज़ल्ट मेरे पूरे मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी अना को कुछ देर के लिए एक तरफ रख के मेहनत करूँगी, लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। मैं सीधी कॉलेज की लाइब्रेरी में गई, जहाँ खामोशी के सिवा कुछ ना था। मैंने एक कोने में बैठ के अपनी किताब खोली, लेकिन एक ही सफ़े को बार बार पढ़ने के बावजूद अल्फाज मेरे दिमाग में उतरने के बजाय ऊपर से गुजरते गए। मेरे पास हर चीज़ थी, सिवाय इस ज़हनी सुकून के जो एक कामयाब तालिबा के पास होता है। मैंने गुस्से से किताब को टेबल पे पटक दिया और उठ के लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। दोपहर की तेज़ धूप मेरे चेहरे पे पड़ी, जिससे मेरी आंखें चुंधिया गईं। सामने ग्राउंड में कुछ लड़के और लड़कियां खेल में मसरूफ़ थे। उनकी हंसी और खुशी देखकर मुझे अपनी दौलत बेमानी महसूस हुई। मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी और स्टीयरिंग संभाल कर अपनी सहेलियों के पास पहुंच गई। मेरे जहन में एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह इस इम्तिहान से जान छूट जाए। मैंने अपनी सहेलियों के सामने बात छेड़ी कि मुझे हर हाल में अच्छे नंबर लाने हैं, वरना अमेरिका जाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देख के एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाई और एक ने तो कहकहा लगाते हुए कहा कि तुम भी कितना सोचती हो। इस कॉलेज में पास होना कौन सा बड़ा मसला है। यहाँ पास होने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो किसी तरह पेपर हाथ लग जाए या फिर कोई और तुम्हारी जगह इम्तिहान लिख दे। ये कह के वो सब खिलखिला के हंसने लगीं। मुझे उनकी बातों में कोई मजाक महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जहन में एक नया ख्याल डाल दिया हो। मैंने सोचा क्या वाकई ये मुमकिन है। अगर किसी तरह मुझे कॉलेज के पेपर पहले ही मिल जाए, तो मैं ना सिर्फ पास हो सकती हूँ, बल्कि फर्स्ट भी आ सकती हूँ। मैंने उनकी हंसी को नज़रअंदाज किया और संजीदगी से सोचने लगी कि ये काम कैसे किया जा सकता है। मेरी नज़र में कॉलेज के पेपर का हसूल अब एक मिशन बन गया था। मुझे अपनी कामयाबी के लिए अब किताबों की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसी चालाकियों की ज़रूरत थी जो मुझे सीधा कामयाबी तक ले जाएं। मैंने अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो अभी भी अपनी बातों में मगन थी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका वो मजाक अब मेरा पक्का इरादा बन चुका है। मैंने तय कर लिया कि अब मैं मेहनत के बजाय शॉर्टकट का रास्ता अपनाऊंगी, क्योंकि मुझे वक्त ज़ाया करना मंजूर नहीं था। मैंने अपने जहन में मंसूबे बनाने लगी कि कॉलेज के सिस्टम में ऐसी कौन सी कमज़ोरी है जहाँ से मैं पेपर हासिल कर सकूं। मैंने अपनी सहेलियों से दोबारा बात शुरू किया और उनसे तफसीलात जानने की कोशिश की कि क्या पहले किसी ने ऐसा किया है। उन्होंने मुझे देख के दोबारा हंसते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी आंखों में अब वो अज़म नहीं, बल्कि वो लालच है जो मुझे किसी भी हद तक ले जा सकता था। मैंने अपने मोबाइल से कॉलेज की इंतज़ामिया और उनके तरीक़ाकार के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी, ताकि मैं अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहना सकूं। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन खौफ के बजाय उसमें एक अजीब सी तेज़ी थी कि शायद मैं अब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाली हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि अब पीछे हटने का कोई जवाब नहीं, और अगर मुझे इसके लिए कॉलेज के किसी बड़े आदमी से भी मिलना पड़े तो मैं ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ फर्स्ट आना है, ताकि बाबा के सामने मेरा सर ऊंचा रह सके और मैं अपने ख्वाबों की दुनिया में परवास कर सकूं। मैंने लाइब्रेरी के उस कोने में बैठ के तय कर लिया था कि किसी भी सूरत में पर्चा चुरा के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मैंने अपने बैग से सिगरेट निकाली और धुआं फिजा में छोड़ते हुए सोचा, क्या ये लोग मुझे रोक सकेंगे? क्या किसी की हिम्मत है कि वो मुझसे मेरा हक छीन सके? मैंने अपनी सहेलियों से कहा, अगर तुम लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैं अकेले ये काम कर गुजरूंगी। ये सुन के उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और कॉलेज के मेन ऑफिस की तरफ बढ़ गई, जहाँ पेपर्स रखे जाते थे। मैंने दूर से ही देखा कि वहाँ एक आदमी खड़ा है जो पेपर्स की फाइलें उठा के अलमारी में रख रहा है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी उसके पास रोकी और मुस्कुरा के उसे देखा। वह आदमी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ अहम फाइल्स चाहिए।
जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी मदद से मिल सकती हैं। उसने मुझे शक की नज़र से देखा, लेकिन मेरी खूबसूरती और मेरे रोब ने उसके कदम डगमगा दिए। मैंने उसे लालच दिया और वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मैं जानती थी कि हर इंसान की एक कीमत होती है और मैं उसकी कीमत अदा करने को तैयार थी। वो कहने लगा, ठीक है बीबी जी, काम हो जाएगा, लेकिन आपको पहले मुझे रकम अदा करनी होगी। मैंने चेक बुक निकाली और उसके कहने में 5 लाख का चेक साइन करके उसके हवाले कर दिया। मैंने उससे कहा, मुझे सिर्फ पेपर की कॉपी चाहिए और इसके बदले में मैं उसे इतना दूंगी कि वो अपनी ज़िंदगी संवार सके। ये 5 लाख रुपए तो कुछ नहीं है। वो मुस्कुराया और फिर उसे सर हिला दिया। मैंने भी मुस्कुरा कर उसे देखा और सोचा कि अब कामयाबी मेरे कदमों में है। मैंने उससे वक्त और जगह तय की जहाँ मैं पेपर हासिल कर सकूंगी, और मैंने अपने जहन में वो पूरा नक्शा बना लिया था जो मुझे कामयाबी तक पहुंचाएगा। उस रात मैंने सोते हुए भी ख्वाब में देखा कि मैं अमेरिका के रास्ते पे हूँ और मेरे बाबा मुझ पर फख्र कर रहे हैं। मुझे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो शॉर्टकट का इस्तेमाल करना जानते हैं, और मैं उन्हीं में से एक थी। अब मेरा अगला कदम पेपर हासिल करना था और मैं इसके लिए तैयार थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने ये तय कर लिया तो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने अपनी सहेलियों को कॉल किया और उन्हें बताया कि मंसूबा कामयाब हो रहा है। वो सब हैरान थी, लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कॉलेज की तरफ बढ़ गई, जहाँ मेरा मुस्तकबिल मुंतज़िर था। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का रुख शॉर्टकट की तरफ मोड़ लिया था और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। मुझे अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मैं हैरान थी कि वो शख्स कहाँ चला गया, क्योंकि पिछले 6 महीने से तो मैं खुद उसे रोजाना सुबह ऑफिस के पास देख रही थी। मैंने जब मजीद मालूमात हासिल की तो ये जान के मेरे होश उड़ गए कि वो बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ तैनात हुआ था और उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और वो यहाँ से चला गया है। ये सुन के जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन बैंक की मालूमात निकाली तो बैंक से 5 लाख रुपए भी निकाल लिए गए थे। मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा और मेरी सहेलियां मेरा खुल के मजाक उड़ा रही थी। कहने लगी, तुमने उस पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? पहले काम हो जाने देती और फिर पैसे देती। मगर मैं तो अपने पैसे के नशे में अंधी थी। मुझे तो लगा था मैं अपने पैसे से उसे आसानी से खरीद लूंगी, लेकिन अब तो वो फरार हो चुका था और मैं उसे ढूंढ के भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए हैं। और अगर मैं किसी को कहती भी तो मुझे वजह बतानी पड़ती, और वो वजह ऐसी थी जो मैं किसी को बता नहीं सकती थी। मैं खामोशी से कॉलेज के कोने में आके बैठ गई और अपने दोस्तों को डांट के भगा दिया, क्योंकि वो सब मुझ पर मुसलसल हंस रही थी और कह रही थी कि इरम, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम पढ़ाई कर लेती। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा खला था। मैंने अपनी इज्जत और दौलत दोनों दांव पे लगा दी थी और बदले में मुझे सिर्फ रुसवाई मिली थी। मेरे बाबा की उम्मीदें अब खाक में मिलती हुई नजर आ रही थी और मैं उस दलदल में और गहरी होती जा रही थी जहाँ से निकलना अब मुमकिन नहीं था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर अब भी मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली तो मेरी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ पछतावों के नाम रह जाएगी। मैंने खुद को संभाला और दोबारा अपने आप को एक नए चैलेंज के लिए तैयार किया। मेरी नज़र ग्राउंड में यहाँ वहाँ घूम रही थी, और जब ही मुझे वो चेहरा नज़र आया जो शायद मेरा काम बहुत आसान कर सकता था। वो फैज़ था, इस कॉलेज का सबसे होनहार लड़का। उसकी काबिलियत इतनी ज़्यादा थी कि हर प्रोफेसर उसकी तारीफ़ करता दिखाई देता, और ऑफिस रूम वगैरह में भी वो आसानी से आया जाया करता था, क्योंकि प्रिंसिपल साहब भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर स्कॉलरशिप पे इस कॉलेज में आया था और यही उसकी पहचान थी। मैंने गौर से उसे देखा। एक लंबा चौड़ा खूबसूरत सा लड़का था, लेकिन गरीब था। जो स्कॉलरशिप पे हम अमीरों के दरमियान पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन कहीं से भी हमारे दरमियान एडजस्ट नहीं होता था। मेरी नज़रें खुद ब खुद उसके चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही थीं। अगर वो किसी तरह मेरे लिए पेपर निकाल लाता तो यकीनन मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती, और उसके लिए ये कुछ मुश्किल भी नहीं था। मैंने सोचा कि दौलत उसके पास नहीं है तो शायद वो मेरी तवज्जो और मोहब्बत के सहारे मेरी बात मान ले। मुझे मालूम था कि मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी खूबसूरत औरत की तवज्जो होती है। मैंने अपने बालों को संभाला और एक दिल फरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के उसकी तरफ बढ़ी। वो लाइब्रेरी के बाहर एक कोने में तन्हा बैठा अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैं उसके बिल्कुल करीब जाके खड़ी हो गई। वो इतना मगन था कि उसे मेरे आने का एहसास तक न हुआ। मैंने बहुत नरम लहजे में उसके सर पे झुक के पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसे सर उठाया तो उसकी आंखों में एक अनजानी सी हैरत थी। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि कॉलेज की सबसे अमीर और मगरूर लड़की उसके पास आके बैठना चाहेगी। उसकी आंखों की गहराई ने मुझे एक लम्हे के लिए खुद से दूर कर दिया, लेकिन मैंने अपनी अना को काबू में रखा और बैठ गई। मैंने उसे बताया कि मैं पढ़ाई में कितनी कमज़ोर हूँ और कैसे मुझ हर लम्हा नाकामी का डर सताता है। मैंने अपने बाबा की शर्त और अपने अमेरिका जाने के ख्वाब के बारे में
उसे ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई कि उसका दिल पिघल गया। वो मेरी बातों में आ गया और उसे मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो अपने नोट्स निकाल के मेरी तरफ बढ़ाने लगा। मैंने उसके हाथों को छू लिया और उससे शुक्रिया अदा किया। उसके बाद तो जैसे एक नया सफ़र शुरू हो गया। मैं हर रोज़ किसी न किसी बहाने से उसके करीब होने लगी। कभी नोट्स न समझ आने का बहाना करती तो कभी उसे कैंटीन बुला के घंटों बातें करती। हम दोनों की दोस्ती कॉलेज के कॉरिडोर्स में एक बहस का मौजू बन गई थी। सब हैरान थे कि एक अमीर लड़की और एक गरीब स्कॉलरशिप वाला लड़का कैसे इतने करीब हो सकते हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उसके सामने घुमाई और उससे एक दिन कहा कि चलो आज मैं तुम्हें डिनर कराती हूँ। वो पहले तो हिचकिचाया, मगर मेरी जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। मैंने उसे अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया और हम शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। वो रास्ते भर अपनी काबिलियत और अपने ख्वाबों के बारे में बातें करता रहा और मैं सिर्फ उसकी आंखों में देखकर उसे अपने जाल में मजीद उलझाती रही। रेस्टोरेंट की धीमी रोशनी और हल्का सा म्यूजिक माहौल को रोमानवी बना रहा था। मैंने उसके सामने डिनर ऑर्डर किया और उसे प्यार से खाना खिलाने की कोशिश की। वो बार बार इनकार करता रहा, लेकिन मेरी कुर्बत ने उसे बेबस कर दिया। उसे मुझसे 1 रुपया तक लेने से इनकार कर दिया, हालांकि मैंने उसे हज़ारों की पेशकश की थी। उसकी यही खुददारी मेरे लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। मैंने उसे महसूस कराया कि मैं उसकी कितनी कदर करती हूँ और हम दोनों कितना एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी के वो पहलू दिखाए जो किसी ने नहीं देखे थे। मैंने उससे वादा किया कि इम्तिहान के बाद हम अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देंगे। वो मेरी बातों पर इस कदर यकीन कर चुका था कि अब वो मेरे लिए हर हद पार करने को तैयार था। मैंने उस रात उसे अपनी बातों के सहर में जकड़ लिया। वो नहीं जानता था कि ये सब सिर्फ़ एक ड्रामा है और मेरा मकसद सिर्फ़ मेरा पेपर हासिल करना है। मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा के अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे ले जाती, जहाँ शहर की रोशनियाँ हमारे नीचे होती थीं और हम दोनों खामोशी में एक-दूसरे के करीब महसूस करते थे। मैं उसके कंधे पे सर रख के बैठती तो वो एक लम्हे के लिए रुक जाता, मगर फिर वो मेरी मोहब्बत के सहर में खो जाता। मैं उसके बालों में उँगलियाँ फेरती तो वो अपनी सारी दुनिया भूल के सिर्फ मेरी आंखों में देखता रहता। मैंने उसे हर तरह से तवज्जो दी कि वो अपने आस-पास की दुनिया को भूल गया था। मैं जानती थी कि मर्द जब किसी खूबसूरत औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, तो वो अपनी अक्ल खो देता है और फैज़ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। मैंने उससे वादा लिया कि वो हर सूरत में मेरी मदद करेगा और उसने मुस्कुरा के मेरा हाथ थाम लिया। वो नहीं जानता था कि ये हाथ थामना उसकी बर्बादी की इब्तदा है और मैं अपनी फ़तह के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुकी हूँ। उसकी मोहब्बत में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे मेरी किसी भी बात में कोई शक नज़र नहीं आता था। हम दोनों कॉलेज की छत पे बैठ के घंटों बातें करते और मैं उसे अपने ख्वाबों के बारे में बताती, जिसमें वो भी शामिल होता। मेरी हर बात को सच मानता था, हालाँकि वो सब झूठ की बुनियाद पे खड़ी थी। मैं उसके साथ मोहब्बत का ऐसा ड्रामा कर रही थी जिसमें वो खुद को दुनिया का खुशनसीब इंसान समझने लगा था। उसे क्या मालूम था कि जिस लड़की के साथ वो अपना मुस्तकबिल देख रहा है, वो सिर्फ उसके ज़रिए अपने ग्रेड्स को बेहतर बनाना चाहती है। मैंने उसे अपने करीब कर लिया और अब वो मेरे इशारों पे नाचने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी। वो अब मेरा नहीं बल्कि मेरे मंसूबे का हिस्सा बन चुका था और मैं उस डिनर के दौरान बार-बार ये सोच रही थी कि कैसे मैं उसे अपने प्यार का झूठा लिबादा उड़ाकर अपने मकसद तक पहुंच रही हूँ। उसकी आँखों में मेरे लिए जो इज़्ज़त और मोहब्बत थी, वो मेरे लिए सिर्फ़ एक ज़रिया थी। मैं उसे मज़ीद जज़्बात में लाने के लिए उसके करीब बैठी और अपने हाथों से उसके बालों को संवारा। वो खामोश रहा और उसकी आँखों में एक गहरा सकून था। शायद उसे भी ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साथी मिल गया है। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब सिर्फ़ एक दिन का ख्वाब है, जो जल्द ही टूट जाएगा और मैं अपनी जीत के साथ यहाँ से निकल जाऊँगी। मैंने उसके साथ वक़्त गुज़ारने के लिए ऐसी-ऐसी जगहों का इंतख़ाब किया, जहाँ सिर्फ़ हम दोनों हों और वो मेरी बातों को सुनने के सिवा कुछ न कर सके। मैंने उसे इस कदर तवज्जो दी कि वो अपनी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी और अपने असूलों को भूल चुका था। मैंने उससे वादा किया था कि हम शादी करेंगे और वो इस बात पे इतना खुश था कि उसने मुझसे हर वो काम करने का वादा कर लिया जो मैं चाहती थी। मैंने उसकी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया और अब वो सिर्फ़ एक कठपुतली था जिसके धागे मेरे हाथों में थे। मैं उसे कॉलेज के बाहर किसी खामोश जगह ले जाती और वहाँ हम घंटों बैठ के एक-दूसरे के ख़्वाब सुनते। मैं उसे कहती मैं सिर्फ़ तुम्हारी हूँ और मेरी मोहब्बत में दीवाना हो जाता। वो नहीं जानता था कि मैं उसके दिल के साथ खेल रही हूँ और उसे अपने मकसद की सीढ़ी बना रही हूँ। मैंने उसके साथ मोहब्बत का ऐसा जाल बुना था जिसमें वो फँसता ही चला गया और उससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था।
میں نے اس کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ مجھ پہ اتنا بھروسہ کرے کہ پیپر کی بات کرنا بھی اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات لگے۔ ایگزام سر پہ آ گئے اور میرے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ مجھے کسی بھی طرح فیض کو اس بات کے لیے راضی کرنا تھا کہ وہ میرے لیے پیپر کا انتظام کرے۔ امتحان سے 3 دن پہلے میں نے اسے اپنے فلیٹ پہ بلایا، یہ کہہ کے کہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے کہنے پہ وہاں آ گیا۔ میں نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے وہاں بہت رومانوی ماحول بنا رکھا تھا۔ ہم صوفے پہ بیٹھے تھے۔ میں نے گفتگو کے دوران اپنی پریشانیوں کا ذکر چھیڑا، پھر آہستہ آہستہ روتے ہوئے اسے بتایا کہ میں نے جو کچھ بھی یاد کیا تھا وہ سب کچھ بھول چکی ہوں اور بابا کے خوف سے میری جان نکل رہی ہے۔ اگر رزلٹ اچھا نہ آیا تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کے وہ شدید پریشان ہو گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کی باہوں میں سر رکھ کے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس لمحے کی تنہائی اور میری بے بسی اسے کسی نہ کسی جذباتی اقدام پہ مجبور کر دے گی، لیکن میری توقع کے برعکس وہ بکھلا گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور کچن کی طرف بھاگا اور ٹھنڈا پانی لا کے میرے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ میں نے آنکھیں موندے ہوئے اس کی فکر مندی کو محسوس کیا۔ جب مجھے لگا کہ اب کافی ہو چکا ہے تو میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور دوبارہ اس کی باہوں میں سر دے کے سسکیاں لینے لگی۔ بہت نرمی سے میری کمر کو سہلاتے ہوئے مجھے دلاسا دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لمحے میں نے ڈرتے ڈرتے وہ بات کہہ دی جو میرا اصل مقصد تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، فیض کاش کسی طرح مجھے میرا پیپر مل جائے تو میں پاس ہو جاؤں اور بابا کے آگے میری عزت بچ جائے، ورنہ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں بچے گا۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے جم سا گیا اور پھر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بولا، ارم تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پیپر کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور پھر پرنسپل آفس میں تو کسی کا داخلہ بھی ممکن نہیں۔ میں نے اسے اپنے آنسوؤں سے مزید ڈرایا اور کہا، کیا تم میرے لیے اتنی سی مدد بھی نہیں کر سکتے؟ کیا میری عزت اور ہمارا مستقبل تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ میں جانتی تھی کہ وہ میری محبت میں مکمل اندھا ہو چکا ہے اور اسے اپنی عزت اور اصولوں سے زیادہ میری خوشی عزیز ہے۔ وہ خاموشی سے دیوار کو تکنے لگا۔ اس کی خاموشی میں ایک کشمکش تھی جو میں صاف محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے مزید قریب کیا اور اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا، فیض تم ہی میری آخری امید ہو۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ وہ بار بار انکار کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اپنی باتوں کے نشے اور اپنی جسمانی قربت سے اسے ایک ایسے حصار میں قید کر رکھا تھا جہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ صرف ایک پیپر ہی تو ہے جو میری زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور چھت کی طرف دیکھ کر جیسے کوئی فیصلہ کیا، وہ کچھ دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کے کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا جہاں سے باہر کی تاریک رات صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے مزید بے چین کر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے جال سے نہیں نکل سکتا۔ میں آہستہ سے اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ میں نے اپنے چہرے کو اس کی پیٹھ پہ رکھا اور نرمی سے اس سے کہا، فیض کیا تم چاہتے ہو کہ میں برباد ہو جاؤں؟ اس نے مڑ کے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت اور ہمدردی تھی جس نے اسے میرے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ سب تمہاری خوشی کے لیے ہے تو میں کچھ کروں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ میں نے مسکرا کے سر ہلایا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں نے کامیابی کی آخری سیڑھی عبور کر لی ہے۔ اب بس وہ دن دور نہیں جب میں اپنے ہاتھوں میں وہ پرچہ تھامے ہوں گی جو میری کامیابی کی ضمانت بنے گا، اور وہ غریب لڑکا جو اپنی قابلیت پہ ناز کرتا ہے اب میرے مقصد کے لیے استعمال ہونے والا تھا۔ میں نے اس رات اپنی فتح کا جشن اس کے ساتھ کچھ اس طرح منایا کہ اسے شک بھی نہ ہو کہ یہ محبت صرف ایک ڈرامہ ہے اور میری چالاکی کا شکار ہو چکا ہے۔ پیپر سے 2 دن پہلے میں نے فیض سے پھر کہا کہ مجھے پیپر چاہیے، تم کب لا کے دو گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں گیا تھا پرنسپل صاحب کے کمرے میں اور وہاں سے آفس کا راستہ کھلتا ہے، وہاں بھی گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے پیپر کہاں رکھا ہوا ہے، بس مجھے کسی طرح وہ پیپر حاصل کرنا ہوگا، لیکن اس بارے میں ہرگز بھی کسی کو نہ بتانا اور نہ ہی وہ پیپر میں خود کھول کے دیکھوں گا۔ میں بس تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد تم خود تیاری کر لینا۔ یہ سب میں تمہاری محبت میں کر رہا ہوں، ورنہ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ محبت سے میرے چہرے کو تھامے اپنی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پہ ہنس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا میں اس جیسے غریب اور مڈل کلاس لڑکے کی محبت میں مبتلا ہوں۔ وہ کسی بھی طرح میرے قابل نہیں تھا، وہ میرے لیے صرف ایک سیڑھی تھا جسے استعمال کرنے کے بعد میں نے اسے ہمیشہ کے لیے پھینک دینا تھا۔ اور پھر 2 دن بعد وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پیپر سے ایک رات پہلے
رات 9 بجے کے قریب وہ میرے گھر کے باہر آیا۔ اسے مجھے کال کر کے باہر بلوایا اور جب میں گئی تو اس نے پیپر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ اب اس بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں ہونی چاہیے، تم خود تیاری کر لو۔ میں نے بھی اسے کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اس پیپر کی ایک کاپی لے سکتا ہے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ ایمانداری اور محنت سے پیپر دینے پہ راضی تھا۔ وہ پیپر میرے حوالے کر کے چلا گیا۔ میں نے پیپر کھول کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پیپر کافی مشکل تھا۔ میں نے ساری رات لگا کے صرف اتنی ہی تیاری کی جتنا اس پیپر میں موجود تھا، اور صبح تک میری اچھی خاصی تیاری ہو گئی تھی۔ لیکن صبح جب ہم یونیورسٹی پہنچے تو ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، اور سننے میں آیا تھا کہ رات کسی نے آفس سے پیپر نکالا ہے۔ نہ جانے یہ خبر کیسے انتظامیہ کو ملی، اور اب وہ پوری طرح CCTV کیمروں کو چیک کر رہے تھے کہ کون اس رات آفس میں داخل ہوا۔ پرنسپل صاحب غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ انہوں نے کالج کے دروازے بند کروا دیے تھے کہ کسی کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ پیپر کس نے چرایا۔ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اور میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اگر CCTV فوٹیج میں اس کا چہرہ سامنے آ گیا تو میری بھی شامت آ جائے گی، کیونکہ وہ خود کو بچانے کے لیے میرا نام لے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر گزرتا لمحہ میری موت کے قریب لا رہا ہے۔ میں نے فیض کو دور سے دیکھا جو انتہائی پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا بڑا رسک لے چکا ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے پاس آئے، لیکن وہ شاید اپنی کسی سوچ میں گم تھا یا اسے انتظامیہ کا خوف نہیں تھا۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو دیکھا جو بری طرح ڈری ہوئی تھیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس وقت بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ماحول میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی جب پرنسپل صاحب نے اعلان کیا کہ تمام کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کی جا چکی ہیں، یہاں سے آگے لکھیں، اب آپ لوگ پیپر دے سکتے ہیں۔ انتظامیہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں فوراً ہی پیپر دینے کے لیے روم کی طرف چل دی۔ سب لوگ اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے، لیکن فیض مجھے کہیں نظر نہیں آیا، اور جو پیپر دینے کے بعد میں باہر نکلی تو وہ کالج کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قریب آیا اور پوچھنے لگا پیپر کیسا ہوا۔ میں نے بڑی بے رخی سے جواب دیا، پیپر بہت اچھا ہوا، تمہارا کیسا ہوا؟ وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، مجھے پیپر میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ CCTV فوٹیج میں انہیں پتہ چل گیا کہ پیپر میں نے نکالا ہے، لیکن وہ کالج کے سامنے میری بے عزتی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے پروفیسر صاحب اور پرنسپل صاحب نے مجھے تنہائی میں بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں نے پیپر کیوں چوری کیا۔ میں نے اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر سکا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا کہ میں نے تمہارا نام نہیں لیا، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے پیپر نہیں دیا تو اب کیا ہوگا؟ وہ تھوڑی سی دیر سر جھکائے کھڑا رہا اور کہا کہ میری اسکالرشپ ختم کر دی گئی ہے اور مجھے اس سیمسٹر کے پیپر دینے سے روک دیا گیا ہے۔ اب میرا ایک سیمسٹر ضائع ہو گیا ہے، اور دوسری بات اب مجھے اپنی فیس کسی بھی طرح خود ہی جمع کروانی ہوگی، کیونکہ اب میری اسکالرشپ نہیں ہے اور میں اتنے لاکھ روپے فیس جمع نہیں کرا سکتا، تو شاید اب میں مزید اس کالج میں پڑھائی بھی نہ کر سکوں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا، اگر تمہاری پریشانی تو حل ہو گئی نا، اب تمہارے بابا تمہیں گھر سے نہیں نکالیں گے اور تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا تو میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی اور غصے سے کہا، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ تو میرے اس انداز پہ وہ بکھلا گیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، مگر میں 2 قدم اور پیچھے ہٹ گئی۔ میری آنکھوں میں اجنبیت آ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جیسے اسے سب کچھ سمجھنے میں ایک لمحہ لگا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی، اس کا پورا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ کسی محبت کے رشتے میں بندھی ہوئی ہوں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میری نظر میں اس کی اہمیت تب تک تھی جب تک وہ میرے کام کا تھا۔ اب جب کہ وہ خود ایک ناکام اور برباد انسان بن چکا تھا تو میرے لیے اس کے وجود کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچی تھی۔ میں نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، اور پھر اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے اس میں بیٹھ گئی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہا، اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی وہی کتابیں تھیں جو وہ مجھے پڑھانے کے لیے لایا کرتا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے پیچھے ہی چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ذہن میں اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ اطمینان تھا کہ میرا کام ہو چکا ہے، میں نے اپنی کامیابی کا راستہ صاف کر لیا تھا۔ پیچھے کھڑا وہ لڑکا اپنی بربادی کا تماشا خود دیکھ رہا تھا۔ اسے اب اپنی فیس کی فکر تھی، اپنے ضائع ہوتے سیمسٹر کی فکر تھی، اور اس سب سے بڑھ کے اسے اس بات کا دکھ تھا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنے اصول داؤ پہ لگائے، اس نے اسے ایک لمحے میں پرایا کر دیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور کالج کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے وہ ایک بند باب تھا جس کا اختتام میں نے اپنی مرضی سے کر دیا تھا۔ اب نہ تو فیض کا کوئی ذکر میری زندگی میں ہونا تھا اور نہ ہی ان یادوں کا جو ہم نے ساتھ گزاری تھی۔ میں تو اپنی کامیابی کے زینے
महीने चढ़ रही थी और वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी के गड्ढे में गिर चुका था। मैंने अपने आईफ़ोन पे अपने बाबा को मैसेज किया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। उस मैसेज को भेजते ही मेरे चेहरे पे एक फ़ातिहाना मुस्कुराहट आ गई। मुझे मालूम था कि इस सब के पीछे फैज़ की कुर्बानी थी, लेकिन वो कुर्बानी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी ज़िंदगी अब एक नए मरहले में दाखिल हो रही थी और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार थी, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही लोगों के जज़्बात को क्यों ना कुचलना पड़ता। अब बस मेरा आखिरी सेमेस्टर बाकी था और उस सेमेस्टर में वो मुश्किल सब्जेक्ट ही नहीं था, जिसकी वजह से मैंने फ़ैज़ के ज़रिए पेपर चोरी करवाया था। बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत आसान थे, इसलिए मुझे आगे फ़ैज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। नया सेमेस्टर शुरू हुआ तो मुझे लगा था कि फ़ैज़ अब कॉलेज में नहीं होगा, लेकिन ना जाने कैसे उसने फ़ीस जमा करवा दी थी और वो पिछला सेमेस्टर फिर से पढ़ने लगा। वो जब भी मुझे कहीं नज़र आता तो मैं फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेती। वो बस एक शिकायत भरी नज़र मुझ पे डालता और ख़ामोशी से आगे बढ़ जाता। ऐसे ही वक्त गुज़रता रहा और फ़ैज़ ने खुद से कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश नहीं की। इसी दौरान कॉलेज में स्पोर्ट्स डेज़ का ऐलान हुआ और हर कोई मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लेने लगा। मेरी तो जान हमेशा से ही स्पोर्ट्स में रही थी, इसलिए जब रेस के लिए सिलेक्शन होने लगी तो मैंने फ़ौरन हाथ उठा दिया कि मैं भी ट्रायल के तौर पे दौड़ूँगी। फिर उसमें से कुछ लड़कियां सेलेक्ट हुईं जो फाइनल रेस में हिस्सा लेने वाली थीं। कॉलेज के बड़े से ग्राउंड में ये रेस रखी गई थी। तकरीबन सभी तालिब इल्म वहाँ मौजूद थे और तालियां बज रही थीं। सब एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे और फिर हम सब ने दौड़ लगानी शुरू की। तो ये अहम बात मेरे जहन से ही निकल गई कि मैं अपने उन ख़ास दिनों में थी और मैंने मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल किया हुआ था। रेस की धुन में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मैं सबसे आगे निकलती जा रही थी। जैसे-जैसे मैं फ़िनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रही थी, मेरे अंदर जीत का जुनून और भी शदीद हो रहा था। मेरे लिए ये रेस सिर्फ़ एक मुकाबला नहीं बल्कि अपनी बरतरी साबित करने का एक ज़रिया थी। मैंने महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया मेरी इस जीत का इंतज़ार कर रही है और मेरे बाबा का अमेरिका जाने का ख़्वाब अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पे है। लेकिन भागते-भागते मुझे एक अजीब-सी बेचैनी का एहसास हुआ। मेरा जिस्म जैसे एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया और मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने अपने रफ्तार को बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हा आ गया जिसका मुझे वहमो-गुमान भी नहीं था। अचानक मेरा कप अपनी जगह से हट के बाहर आ गया और उसका नतीजा खौफनाक था। मेरा सारा यूनिफ़ॉर्म खून से लाल हो चुका और मेरे कदमों के पास एक सुर्ख़ तालाब सा बन गया। ग्राउंड में मौजूद तमाम लोगों की नज़रें अचानक मुझ पे जम गईं। वो सब जो तालियाँ बजा रहे थे अब साकित थे। मेरी पूरी दुनिया एक ही सेकंड में जैसे थम गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मेरी तमाम अना और मेरा गरूर उस सुर्ख़ दाग के नीचे दब गया। मैंने गर्दन झुका के देखा तो लोग मुझे देख के हँस रहे थे और मेरी सहेलियों के चेहरों पर एक अजीब-सा तंज़िया तासुर था। मैं वहाँ साकित खड़ी थी और मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही ख़्याल था कि काश मैं ज़मीन में धँस जाऊँ। तभी हजूम के पीछे से एक लड़का तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। मैंने देखा तो वो फैज़ था। उसने अपनी जैकेट उतारी और किसी की परवाह के बगैर मेरी कमर के गिर्द लपेट दी ताकि सबसे मेरा दाग छुप जाए। उसकी इस हरकत ने मुझे एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया। वो मुझे सहारा दे के ग्राउंड से बाहर ले जाने लगा और मेरी नज़रें उसी के चेहरे पे थीं जिसको मैंने कुछ अरसा पहले अपनी ज़िंदगी से धत्कार दिया था। मुझे वहाँ ले गया जहाँ कोई नहीं था। उसकी आँखों में हमदर्दी थी, ना कि कोई मज़ाक। और मैं वहाँ खड़ी सोच रही थी कि क्या ये वही लड़का है जिसकी ज़िंदगी मैंने तबाह कर दी थी और जो अब मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए सबके सामने आ गया। वो आहिस्ता से मुझसे पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कप मौजूद है? क्योंकि वो कप तो ख़राब होकर ज़ाया हो गया। मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो कहने लगा, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं कहीं से तुम्हें पैड्स अरेंज करके ला देता हूँ। उसकी बात में मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। अपने पीछे लोगों की वो नज़रें मुझे अभी याद आ रही थीं। फिर उसने मुझे दिलासा दिया और कहने लगा, परेशान ना हो, ये सब नॉर्मल बातें हैं। पता नहीं क्यों हमने इन्हें टैबू बना रखा है। हर लड़की इस मुश्किल वक्त से गुजरती है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सामान ला के देता हूँ। फिर वो मुझे वहीं छोड़ के खुद ना जाने कहाँ चला गया और जब 10 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में पैड्स का पैकेट मौजूद था और साथ ही उसने मुझे कुछ साफ कपड़े भी अरेंज करके ला दिए। मैं हैरत से पूछने लगी कि ये कपड़े कहाँ से आए, तो वो कहने लगा उसके बैग में एक एक्स्ट्रा सूट मौजूद होता है क्योंकि यहाँ से अब वो सीधे अपने काम पे जाता है, तो यहीं से कपड़े चेंज करके वो पुराने कपड़े पहन के नौकरी के लिए निकलता है। साफ सुथरे कपड़े वो सिर्फ कॉलेज में पहनता है। उसकी बात सुन के मेरा सर शर्म से झुक गया। वो अपनी जीन्स और टी शर्ट मेरे हवाले कर चुका था और मैं कॉलेज के वॉशरूम में चली गई। जब मैं बाहर निकली तो मेरा हुलिया साफ सुथरा था, लेकिन मैं फैज़ के पुराने कपड़ों में थी। मैंने सर झुकाया, उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन लोगों की अजीब व गरीब तंजिया आवाज़ें अब भी मेरे कानों में आ रही थीं। क्या अजीब लड़की हो, भूल गई थी कि कप लगा हुआ है। तुमने तो सारी लड़कियों का नाम ही डबो दिया।
तुम्हारी वजह से सब लड़कियों को कितनी शर्मिंदगी हुई। और ऐसी बहुत सी बातें मेरे कानों में पड़ रही थी। लेकिन फैज़ मेरे पीछे पीछे था और वो मुझे सहारा दे रहा था। और मैं गाड़ी में बैठ के घर आ गई थी। मेरा बाकी का वक्त रोते हुए गुजरा था। फैज़ के वो पुराने कपड़े अब भी मेरे तन पे थे और मैं सोच रही थी कि अगर ये ना होते तो आज मेरे साथ क्या होता। मेरे जहन में वो सारा मंजर बार बार घूम रहा था कि कैसे वो लड़का जिसे मैंने अपनी सीढ़ी समझ के ठुकरा दिया था, आज वही मेरी इज्जत का मुहाफिज बन के सामने खड़ा था। मैंने उसकी दी हुई टी शर्ट और जीन्स को देखा जो मेरे जिस्म पे कुछ ढीली थी, लेकिन उस लम्हे वो मुझे दुनिया का सबसे कीमती लिबास महसूस हो रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किया और बिस्तर पर बैठ के सोचने लगी, क्या ये सब सच है? क्या वो फैज़ वाक़ई इतना बदल चुका है या उसकी शराफ़त ही उसकी पहचान है? मुझे अब अपनी इस हरकत पर शदीद नदामत महसूस हुई जो मैंने उसके साथ की। मैंने उसे तबाह किया, उसकी स्कॉलरशिप ख़त्म कराई, उसे ज़लील किया, लेकिन बदले में उसने मुझे क्या दिया? मेरी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ और मेरी मदद। मेरा दिल धक-धक कर रहा था कि अगर वो मुझसे इंतकाम लेना चाहता तो आज उसके पास बेहतरीन मौका था। वो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे रुस्वा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा जहाँ अंधेरा फैल चुका था और शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी उसके पास जाऊं और उससे माफ़ी मांगूं, लेकिन मेरी अना अब भी मेरे रास्ते में हायल थी। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए उन कपड़ों को ज़ोर से भींचा और सोचने लगी, क्या मैं इस लायक हूँ कि उससे माफ़ी मांग सकूं? क्या मुझे कभी माफ़ करेगा? मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में शदीद नफ़रत महसूस हुई, जहाँ मैंने सिर्फ दौलत और दिखावे को सब कुछ समझ रखा था। और असलियत तो ये थी कि आज उस गरीब लड़के की शराफ़त ने मुझे बड़े-बड़े अमीरों से ज़्यादा बड़ा इंसान बना दिया था। मैं सारी रात सो न सकी और बार-बार उसी पल को याद करती रही जब उसने अपनी जैकेट मेरे गिर्द लपेटी थी। वो लम्हा मेरे लिए किसी करंट की तरह था जिसने मेरे अंदर के मग़रूर ख़ौल को तोड़ के रख दिया था। मैंने अपने आप से वादा किया कि अब मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे उसका नुकसान पूरा हो सके। अब मेरा मकसद सिर्फ़ अमेरिका जाना नहीं था, बल्कि उस लड़के का खोया हुआ मकाम उसे वापस दिलाना था। क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये ना किया तो मैं अपनी नज़रों में भी गिर जाऊँगी और मेरी कामयाबी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं अपनी अना को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके उसकी मदद करूँगी और दुनिया को बताऊँगी कि वो कितना बासलाहियत लड़का है। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंची तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला कर लिया। मैं सीधी प्रिंसिपल साहब के कमरे में गई। मेरे कदमों में लर्जिश थी, लेकिन इरादे पुख्ता थे। मैंने प्रिंसिपल साहब के सामने खड़े होकर वो सच बोल दिया जो अब तक मेरे अंदर एक बोझ बन के दबा हुआ था। मैंने एतराफ़ किया कि मैंने किस तरह फैज़ की मजबूरी और उसकी शराफ़त का फ़ायदा उठाया और उसे पेपर चोरी करने पे उकसाया। मेरी बात सुन के कमरे में एक सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल साहब की आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने फ़ौरी तौर पे फैज़ को बुलवाया। जब फैज़ वहाँ पहुँचा और मेरी बात सुनी तो वो सख्ते में आ गया। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद आके अपनी गलती का एतराफ़ कर लूँगी। वो बुखला के कहने लगा, नहीं सर, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। मेरी गलती थी कि मैंने ये कदम उठाया। वो अब भी अपनी जान पे खेल के मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने प्रिंसिपल साहब के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, फैज़ की स्कॉलरशिप दोबारा से बहाल कर दें। चाहे तो मुझे इस सेमेस्टर में फ़ेल कर दें, लेकिन इस होनहार लड़के का मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बहुत गौर से देखा। उनकी नज़रों में एक गहरा अफ़सोस था। उन्होंने अफ़सोस से कहा, इरम, तुम्हारे पास हर तरह के वसाइल और दौलत मौजूद है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी अना और अमेरिका जाने की ज़िद में एक मासूम और मजबूर लड़के को इस तरह इस्तेमाल किया। ये एक बहुत बड़ा अखलाकी गुनाह है। उनके अल्फाज मेरे दिल पे निश्तर की तरह लगे, लेकिन मैंने सर नहीं उठाया। उन्होंने फैज़ की स्कॉलरशिप दोबारा शुरू कर दिया और उसे माफ़ कर दिया, जबकि मुझे सज़ा के तौर पे 1 हफ़्ते के लिए कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये सज़ा मेरी नज़र में बहुत छोटी थी, क्योंकि जो जुर्म मैंने किया था वो बहुत बड़ा था। कमरे से बाहर निकलते वक्त फैज़ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसा सुकून था जो शायद माफ़ कर देने से आता है। मैंने उसे एक बार देखा और फिर खामोशी से कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। उस 1 हफ्ते की तन्हाई ने मुझे ज़िंदगी की असल हकीकत सिखा दी थी। मैं जानती थी कि मुझे अपनी अना के खौल से बाहर निकल के एक बेहतर इंसान बनना है। मैंने अपनी दौलत का गरूर हमेशा के लिए दफ़न कर दिया और अब मेरे दिल में सिर्फ़ ये ख़्वाहिश थी कि फ़ैज़ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे और अपनी ज़िंदगी में वो मकाम हासिल करे जिसका वो हकदार है। इस एतराफ़ के बाद मेरी शख्सियत में एक ऐसी तब्दीली आई जो शायद मुझे कभी भी पढ़ाई या डिग्री से नहीं मिल सकती थी। मैं घर पहुँची तो मैंने अपने कमरे के दरवाज़े बंद कर लिए और आईने में खुद को देखा। मैंने अपने बाबा को भी सब सच बता दिया और वो मेरी इस ईमानदारी पे हैरान ज़रूर थे, लेकिन खुश भी कि मैंने आखिरकार अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। अब मैं एक नई इरम थी जो अपने ख्वाबों का पीछा ईमानदारी और मेहनत के साथ करने के लिए तैयार थी।
کچھ عرصے بعد ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اور میں امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تبھی فیض نے میرے گھر رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر میرے بابا نے اس کی محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے ہمارا رشتہ پکا کر دیا۔ جلدی میری اور فیض کی شادی بھی ہو جائے گی، لیکن فی الحال میں امریکہ جا رہی ہوں تاکہ آگے کی ڈگری مکمل کر سکوں۔ اور فیض کو یہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پھر سے اسکالرشپ مل چکی ہے۔ ایئرپورٹ پہ الوداع کہتے وقت اس کی آنکھ میں وہی سکون اور ہمدردی تھی جو اس دن گراؤنڈ میں دیکھی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، تم جاؤ اور اپنے خواب پورے کرو، میں یہاں اپنی محنت سے اپنا مقام بناؤں گا، اور جب تم واپس آؤ گی تو ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے مسکرا کے سر ہلایا۔ جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کو دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ میں امریکہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی کے طور پہ جا رہی تھی جس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، اپنی انا کو قربان کیا اور سچی محبت اور ایمانداری کی قدر کو پہچان لیا۔ اب میرے پاس صرف ڈگری نہیں بلکہ ایک ایسا ہمسفر تھا جس پہ میں اندھا اعتماد کر سکتی تھی۔ میری زندگی کا اصل سفر اب شروع ہو رہا تھا۔